हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलो आज टीडीएस खत्म करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं क्या क्या बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले जो मेमोरी टेक्निक्स बताऊंगा आपको टीडीएस के जो भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होते हैं कि जो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है वो भी बताऊंगा। एंड अलॉन्ग विथ कि उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनको याद कैसे रखना है। ठीक है, तो पूरे लास्ट वीडियो में बने ना, आपको पूरा टीडीएस अच्छे से याद हो जाएगा। एंड अलॉन्ग विद जितने क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट आते हैं, कैसा पता चलेगा कि कहाँ पे टीडीएस लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे स्टार्ट करते हैं टीडीएस से। टैक्स कब आपको डिडक्ट करना होता है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट या फिर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। ठीक है, विच इज अर्लियर। लेकिन कुछ कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ में। ओके, तो क्या टीडीएस हर इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल होता है? तो नहीं। अगर कंपनी और फर्म है तो उनको कंपलसरी टीडीएस डिडक्ट करके चलना पड़ेगा। बट अगर इंडिविजुअल्स है तो उनको टीडीएस तभी डिडक्ट करना पड़ेगा। ये एमसीयू के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल्स को टीडीएस तभी डिडक्ट करना पड़ेगा अगर उसका बिजनेस है और उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा एक्सीड कर रहा है, तब उसको टीडीएस काट के चलना पड़ेगा। टर्नओवर से कुछ भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर 1 करोड़ से ज्यादा का उसका है, तब उसको टीडीएस काट के चलना पड़ेगा। अगर एग्जैक्ट 1 करोड़ आपको क्वेश्चन देगा तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। और प्रोफेशन के केस के अंदर 50 लाख। ठीक है, अगर टीडीएस करेक्ट करके आपको रेमिट करना होता है गवर्नमेंट को और ये भी एमसीयू के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो मार्च मंथ का अगर टीडीएस है तो आपको सबमिट करना होता है बिफोर 30 अप्रैल। लेकिन अगर वो अदर देन मार्च मंथ का है तो आपको नेक्स्ट मंथ जिस मान लो अगर आपका अप्रैल का टीडीएस है तो आपको 7 मई से पहले पहले आपको उसको डिपॉजिट कर देना होता है इनका पोर्टल पे। ठीक है, और अगर मान लो क्या, जो अपन टीडीएस सेल करते हैं आपको पैन फर्निश करना होता है, तो लेकिन आपने पैन फर्निश नहीं करा तो उस पैन फर्निश नहीं करोगे तो आपको ज्यादा टीडीएस काट के चलना पड़ेगा। पहला है कि रेट प्रेस्क्राइब इन द एक्ट। बट अगर इन जनरल क्या होता है कि अगर आपने पैन लाइक लिंक नहीं कर रखा तो आपको 20% से टीडीएस काट के चलना पड़ता है। लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है, जो अपन का सेक्शन 194 क्यू है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको 5% टीडीएस काट के चलना पड़ता है। तो ये अच्छे से याद रखना विच इज है। ड्यू डेट्स क्या क्या है, ये भी एमसीयू में पूछ सकते हैं, तो अच्छे से करके जाना। 30 जून है तो इसका नेक्स्ट मंथ और 31 जुलाई पे। ठीक है, 30 जून है तो उसका ऑन और बिफोर 31 जुलाई मतलब नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट पे। एंड तो ये 4 क्वार्टर के अंदर डिवाइड है। 30 सितंबर का नेक्स्ट मंथ कौन सा आएगा? 31 अक्टूबर। 30 दिसंबर में 31 जनवरी। 31 मार्च पे 31 मई आएगा। ओके, 31 ऑफ मई आएगा, 31 ऑफ अप्रैल मत कर देना। ओके, ये इंपॉर्टेंट है जिसमें उसके अंदर सेक्शन 192 टीडीएस ऑन सैलरी। सैलरी के ऊपर आपको कब डिडक्ट करना होता है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। और टीडीएस का रेट क्या, नॉर्मल रेट, लिमिट क्या रहेगी अगर सैलरी एक्सीड करिए बेसिक एग्जाम्पल लिमिट को। लेकिन कुछ केसेस इफ अगर आपने कोई भी लॉस डिक्लेयर नहीं करा बाय द एम्प्लॉय एक्सेप्ट, और जब आप सैलरी की इनकम आप एम्प्लॉय को फिल कराते हो तब आप खाली एक लॉस होता है जो होता है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वो आप अपनी सैलरी के अंदर आप डिक्लेयर कर सकते हो, ताकि जो आपका एम्प्लॉयर है उसका कम पीरियड काटे उस इस खाली यही एक ऐसा लॉस है जो आप बता सकते हो, बाकी कोई भी लॉस आप एडजस्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, अगर इंडिविजुअल डिडक्ट करता है टीडीएस ऑन सैलरी पेमेंट तो इस रेस्पेक्टिव चाहे उसका टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 करोड़ हो चाहे ना हो, तो उसको टीडीएस काट के चलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना सेक्शन 192A, प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम पीएफ। अगर आपका जो आपका पीएफ वाला अमाउंट होता है अगर आप उससे प्री मैच्योर विड्रॉल करते हो। प्री मैच्योर क्या होता है कि अगर उसको टाइम से पहले अगर आप विड्रॉल कर रहे हो तो क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। तो सबसे पहले एट द टाइम ऑफ पेमेंट रेट ऑफ टीडीएस क्या रहेगा? सेम 10,000। प्री मैच्योर ऑफ पीएफ, पीएफ के अंदर अगर 50,000 या फिर उससे ज्यादा अगर आप विड्रॉ कर रहे हो पीएफ से, तब आपको डायरेक्ट टीडीएस काट के चलना पड़ेगा। और अगर एम्प्लॉय ने कंप्लीट नहीं करे हैं, ये आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी। ये आपको क्वेश्चन के अंदर कंडीशन देखनी पड़ेगी कि अगर एम्प्लॉय ने 5 साल ऑफ कंटिन्यूस सर्विसेज नहीं करी है तो इस केस के अंदर उसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। बट अगर उसकी 5 साल से ज्यादा अगर उसने कंटिन्यूस सर्विस कर ली तो टीडीएस नहीं कटेगा। बट अगर उसने 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस नहीं करी तो तो एम्प्लॉय को टीडीएस काटना पड़ेगा। और लेकिन 3 केस ऐसे हैं जहाँ पे 194A का टीडीएस नहीं करता। एक तो जो एम्प्लॉय का टर्मिनेशन हो गया क्योंकि उसकी तबीयत खराब रहती थी। दूसरा, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ या फिर जो जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी बंद हो गई, या फिर जो एम्प्लॉयमेंट है वो सीजन हो गया। लाइक मैं आईटी डिपार्टमेंट में था और उस वो आईटी डिपार्टमेंट ही बंद हो गया, तो
जितना पूरा पैसा था वो प्री मैच्योर नहीं होगा, वो कंपनी बंद होगी, अब मैं इसके अंदर काम कर ही नहीं सकता, तो ये जो मैं पैसा लेके जाऊंगा इसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है प्री मैच्योर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज क्या रहेगा, ये आपके टोटल इनकम के क्वेश्चन में भी आपको ये देखने को मिलेगा एडजस्टमेंट में। टाइम ऑफ डिडक्शन पेमेंट या फिर क्रेडिट विच इज अर्लियर। रेट ऑफ टीडीएस क्या रहेगा, 10%। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अर्न करी है विच इज मोर देन ₹10,000, ये कौन सा लगता है जो आपको बैंक के इंटरेस्ट के ऊपर एफडी मिलती है ना, और आपका एफडी का इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा आ रहा है इन, तो आपको टीडीएस काट के चलना पड़ता है, बैंक वाले टीडीएस काटते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 194 डिविडेंड टू रेसिडेंट शेयर होल्डर्स। ये डिविडेंड वाला एडजस्टमेंट में आपको टोटल इनकम वाले क्वेश्चन या फिर अदर सोर्सेज वाले होते हैं, उसके अंदर दिखता है कि आपको जो डिविडेंड होता है वो नेट अमाउंट में दिया हुआ होता है। ठीक है, तो नेट अमाउंट में क्या होता है, उसमें भी ऐसा करना होता है कि आज जो नेट अमाउंट होता है वो आपको पीजीबीपी में से माइनस करना होता है और ग्रॉस अमाउंट ऐड करना होता है अदर सोर्सेज के अंदर। ग्रॉस अमाउंट कैसे करोगे, मान लो आपका 4,500 का था, ठीक है, नेट अमाउंट देगा तो आपको डिवाइड करना होता है 90% से, बिकॉज 10% का टीडीएस कटता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, डिविडेंड केस में तो आपको इसके ऊपर टीडीएस काटते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर 10,000 से ज़्यादा अगर आपको लाइक सॉरी 10,000 से ज़्यादा अगर आपका इंटरेस्ट डिविडेंड आ रहा है तो आपको 10% का आपका टीडीएस कट के आ रहा होगा। ठीक है, तो ठीक है, उसका आना सेक्शन 194 है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अगर इंटरेस्ट आ रहा है अदर देन सिक्योरिटीज का, तो पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच इज अर्लियर 10% और अदर इंटरेस्ट आ रहा है अदर देन इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, मतलब विच इज मोर देन 10,000 अगर आपका आ रहा है, मतलब इंटरेस्ट इनकम किससे हो रही है, बैंक से हो रही है, कोऑपरेटिव से हो रही है, पोस्ट ऑफिस से हो रही है, इंटरेस्ट इनकम आ रही है ऑन टाइम डिपॉजिट, मतलब जो आपकी एफडी होती है अगर वो एक्सीड कर रही है इंडिविजुअल की विथ मोर देन 50,000, और सीनियर सिटीजन केस के अंदर अगर उसको 1 लाख से ज्यादा का इंटरेस्ट आ रहा है। इंडिविजुअल केस में कितना, 50,000, मेरे साथ बोलो, इंडिविजुअल केस के अंदर अगर मेरे को 50,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट आ रहा है तो मेरे को टीडीएस काट के चलना पड़ेगा, और सीनियर सिटीजन केस के अंदर ये लिमिट 1 लाख की कर रखी है। तो 194 ए को आप कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो 194 ए को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ कि जो भी आपके पास नोट्स है उसके 194 ए के आगे लिख लो कि अलग से इंटरेस्ट, अलग से इंटरेस्ट, ए फॉर अलग सा इंटरेस्ट। ठीक है, देन टाइम डिपॉजिट में कौन कौन सा है? एक तो आती है एफडी और एक आती है आरडी। टीडीएस इज नॉट इंटरेस्टेड, इस केस इन केसेस के अंदर टीडीएस अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर तो आपको टीडीएस काट के नहीं चलना। ठीक है, ये एडजस्टमेंट है। अगर मोटर के एक्सीडेंट का अगर आपने क्लेम करा है ट्राइब्यूनल को, और जो अगर उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है कंपनसेशन अमाउंट, तो और वो एक्सीड नहीं कर रहा है 50,000 को, तो भी उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद में आता है सेक्शन 194 बी। बी मतलब ये अपन के बड़े लोग क्या कैसा पैसा कमाते हैं, कैजुअल इनकम से। ठीक है, टाइम ऑफ डिडक्शन क्या है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, रेट ऑफ टीडीएस 30%। 30% कैसे, जो अपन के लाइक जो अपन अदर सोर्सेज वाले चैप्टर पढ़ते हैं उसके अंदर भी अपन कितना परसेंट टैक्स काट के चलते हैं, 30% काटते हैं ना कैजुअल इनकम के ऊपर। ये जो इनकम होती है उसके ऊपर 30% टैक्स काटते हैं। तो जितना टैक्स बनता है, ये जो उल्टे उल्टे काम करते हैं, ये लोग सोचते हैं बाद में पैसा नहीं देंगे, इसलिए गवर्नमेंट इससे इन ऐसे कामों के लिए पहले ही टैक्स ले ली थी। तो रेट ऑफ टीडीएस क्या रहेगा, 30% विथ पैन और विदाउट पैन, दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, लिमिट क्या रहेगी, अगर उसकी इनकम 10,000 ज्यादा है इन सिंगल ट्रांजेक्शन, आपको एक ट्रांजेक्शन देखना पड़ेगा, अगर उसके एक ट्रांजेक्शन 10,000 ज्यादा है तो आपको टीडीएस के चलना पड़ेगा। अगर विनिंग काइंड के अंदर है, मतलब कि उसको उसने कैश मिल लिया, लाइक उसको प्रॉपर्टी मिल गई या फिर कुछ गाड़ी वाड़ी ले ली। ठीक है, तो पर्सन जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर पेइंग, उसको वो एसेट रिलीज करने से पहले उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि उसने वो टीडीएस का अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर दिया है। उसके बाद में आता है सेक्शन 194 बी ए। ठीक है, 194 बी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, टीडीएस और विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम। बी फॉर बी ए कौन सा हो गया अपन का, बैटल एरिना। बैटल एरिना मतलब जैसे अपन के पबजी हुए, फ्री फायर हुए, कॉल ऑफ ड्यूटी हुआ, ये सब क्या है अपन के बैटल एरिना गेम्स है, तो 194 बी। तो जब आप इन गेम से अर्न करते हो तो टाइम ऑफ डिडक्शन एंड द फाइनेंशियल ईयर और रेट ऑफ टीडीएस 30% ऑफ नेट विनिंग। नेट विनिंग क्या होती है, जितना मान लो आपने 100 रुपये कमा, लेकिन उसके लिए आपने 20 रुपीज का एक्सपेंडिचर करता था, तो नेट विनिंग कितनी हुई, 80 रुपीज की। तो अगर ये अगर ये 100 रुपीज से ज्यादा एग्रीगेट है एक दिन, अगर विड्रॉल कर रहे हो 100 रुपये से ज्यादा, तो आपके ऊपर टीडीएस कट के मिलेगा। ठीक है,
उसके बाद आता है सेक्शन 194 बीवी। बहुत बड़े लोग मतलब बी पीबी भगम भगोड़ा कौन भगोड़ा मतलब हॉर्स। तो टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट 30% टीडीएस काट के चलना है। इनकम 10,000 से ज्यादा है सिंगल ट्रांजेक्शन के अंदर। उसके बाद 194 सी सी फॉर अपन का कॉन्ट्रैक्ट है। जब भी आप पेमेंट करोगे कॉन्ट्रैक्टर या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर, तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता है। पेमेंट कंस्ट्रक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर अगर वो वर्क कर रहा है, कोई भी वर्क कर रहा है जिसके अंदर सप्लाई इंक्लूड है लेबर की या फिर कोई भी काम करने के लिए, तो वो चाहे वो कनेक्शन है विद द कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई सब कॉन्ट्रैक्ट लेट है, तो टीडीएस का रेट क्या होगा? अगर पेमेंट है इंडिविजुअल और एचयूएफ तब 1% टीडीएस काटना है। लेकिन अदर देन इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ मतलब कोई कंपनी या फिर फर्म है तो वो 2% टीडीएस काट के चलेगी। लेकिन मान लो कि एक ट्रक का ऑपरेटर है, उसने पैन फर्निश कर दिया और डिक्लेरेशन दे दी कि उसके पास 10 ट्रक से ज्यादा नहीं है। ये बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है। 194 सी के अंदर कम ही लोग पढ़ के जाते हैं। और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि याद रखो, लिख लो, ट्रक ऑपरेटर ने अगर अपना पैन फर्निश कर दिया और वो उसने डिक्लेयर कर दिया कि उसके पास 10 ट्रक से कम है, तो उसको टीडीएस नहीं काटना होता। ठीक है। वर्क के अंदर ये सब इंक्लूड होता है, तो ये एक बार आप पढ़ लेना और क्या इंक्लूड नहीं होता। ठीक है। वीडियो अभी लंबा हो जाएगा, मैं अपने नोट्स दे दूंगा। कोई टीडीएस नहीं कटेगा अगर ये पर्सनल पर्पस के लिए अगर आपने पेमेंट करा है इंडिविजुअल या फिर कॉन्ट्रैक्टर को। ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कि अगर आपने पर्सनल पर्पस के लिए इंडिविजुअल या फिर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करा है तो आपको आपके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। लिमिट क्या है? तो अगर आपने सिंगल कॉन्ट्रैक्ट करा है, अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 30,000 से ज्यादा पेमेंट करा है तो टीडीएस काटना है। अगर मान लो कि ये मैंने पेमेंट करा 28,000 का, तब मेरे को टीडीएस नहीं काटना। लेकिन और पूरे साल भर के अंदर अगर मैंने 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट कर दिया, मान लो कि मैं सोचा टैक्स डिवाइड कर लेता हूँ 28,000 के, ऐसे करके मैं 7-8 पेमेंट कर दूंगा, मेरे को टीडीएस भी नहीं काटना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, पूरे साल भर में अगर आपने सिंगल पार्टी को 1 लाख से ज्यादा अगर आपने पेमेंट करा है तो आपको टीडीएस काट के चलना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में आता है सेक्शन 194 डी। डी फॉर कौन? दलाल। दलाल क्या काम करता है? इंश्योरेंस का। ठीक है। टीडीएस ऑन इंश्योरेंस। डी फॉर दलाल, इंश्योरेंस कमीशन। टाइम ऑफ डिडक्शन विच विच पेमेंट ऑफ क्रेडिट। तो 2% अगर जो जो पे है अगर वो नॉन कॉर्पोरेट रेसिडेंट है तो 2%, बट 10% टीडीएस काट के चले अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो। नॉन कॉर्पोरेट रेसिडेंट है तो 2%, अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो 10%। अमाउंट कितना है? अगर दलाल है, दलाल कितना, अगर 20,000 से ज्यादा का इंश्योरेंस कमीशन अर्न कर रहा है तो उसको टीडीएस काट के चलना पड़ेगा। उसके बाद आता है अपन का सेक्शन 194 डी ए। 194 डी ए क्या बात करता है? इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक है? डेथ आफ्टर, मतलब मरने के बाद में। तो मरने के बाद में जो आपको इंश्योरेंस मिलता है, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट 2% ऑफ अमाउंट इनका अगर जो मैच्योरिटी अमाउंट है, मरने के बाद थोड़ा एक अच्छा पैसा तो दे के जाओगे ना। तो अगर मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है तो आपको 2% टीडीएस काट के चलना पड़ेगा। मैच्योरिटी अगर अमाउंट अगर रिसीव हुए इंश्योरेंस कंपनी से और वो भी कब? अगर आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी थी इंश्योरेंस कंपनी, तब तो पूरा एग्जाम है। और अगर मैच्योरिटी अमाउंट है, जो मैच्योरिटी अमाउंट है अगर वो एग्जाम है तो आपको कोई भी टीडीएस डिडक्ट करके नहीं चलना। तो अमाउंट रिसीव और मैच्योरिटी माइनस टोटल प्रीमियम पे की आपकी इनकम आई, इनकम ऐसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है। उसके बाद आता है अपन का 194 जी। जी फॉर अपन का कमीशन ऑन द सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। लॉटरी टिकट मतलब ये अपन के जो गैम्बलिंग वाले काम होते हैं वो 194 जी में कवर होते हैं। ठीक है। 194 जी टाइम ऑफ डिडक्शन। इट इफेक्ट ऑफ अर्लियर पेमेंट ऑफ क्रेडिट। 2% आपको टीडीएस काट के चलना पड़ता है जो भी आपने कमीशन कमाया है लॉटरी के टिकट बेच के। तो अगर अगर वो कमीशन 20,000 से ज्यादा का हो रहा है तो आपको 2% टीडीएस काट के चलना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आता है 194 एच। 194 एच क्या है? आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा पेमेंट या फिर क्रेडिट। रेट ऑफ टीडीएस क्या रहेगा? 2%। लिमिट फॉर डिडक्शन क्या है? अगर आपका जो कमीशन अगर 20,000 से ज्यादा है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा 194 एच के अंदर। उसके बाद आता है 194 आई। ये इंपॉर्टेंट है। टीडीएस ऑन रेंट। जब भी आप रेंट का पेमेंट करते हो, रेंट का पेमेंट कर रहे हो अगर अपनी आई को, तब आपको आई आई मतलब अपन अपनी मम्मी को आई को पेमेंट रेंट दे रहे हैं, तो विथ इफेक्ट में ऑनली पेमेंट ऑफ क्रेडिट। अगर आपने रेंट 50,000 से ज्यादा का दिया है पर मंथ या फिर पार्ट ऑफ द मंथ, अगर आपने 50,000 से ज्यादा का रेंट दिया तो आपको टीडीएस काट के चलना पड़ेगा। अगर लैंड बिल्डिंग या फिर फर्नीचर के लिए अगर आपने रेंट दिया तो 10%, लेकिन अगर प्लांट और मशीनरी का अगर आपने रेंट दिया तो 2%।
ठीक है। पेमेंट अंदर या फिर लीज या फिर कोई सब लीज का केस था, पेमेंट अगर आपने कस्टमर ने करा है ऑन अकाउंट ऑफ कूलिंग चार्जेस, कोल्ड स्टोरेज, इसके लिए करा है, अ, और ये कोई रेंट नहीं है, तो इस केस के अंदर जो है ना, ये 194 सी का डिडक्ट कटेगा, 194 जे नहीं कटेगा। ठीक है, सॉरी 194 आई नहीं कटेगा, इस केस में 194 सी कटेगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कस्टमर है, उसने पेमेंट करा, वो उसने ना कोल्ड स्टोरेज, लाइक कोल्ड स्टोरेज ले लिया था रेंट के ऊपर, तो ये जो रेंट पे लिया है ना, तो इसके ऊपर टीडीएस 194 आई पे नहीं कटेगा, तो इस पे टीडीएस कटेगा 194 सी पे। ठीक है। उसके बाद आता है अपन का पैसेंजर सर्विसेज फीस है, और एयरलाइन टू एयरपोर्ट ऑपरेटर, तो इसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। पैसेंजर सर्विस फीस है जो एयरलाइन एयरपोर्ट ऑपरेटर से चार्ज करती है, तो इसके ऊपर आपको कोई टीडीएस नहीं काटना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है लमसम लीज प्रीमियम या फिर वन टाइम अपफ्रंट लीज चार्जेस दिए, तो अगर ये नॉट इन द नेचर ऑफ रेंट है, और जो आपने पे करा है फॉर एक्विजिशन या फिर कोई लॉन्ग टर्म लीज के लिए, तो इसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। अगर हाउस का ओनर अगर फर्निश कर देता है फॉर्म 15G 15H के अंदर कि वो टेनेंट है, तो उसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो इस सेक्शन के ऊपर आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। उसके बाद आता है अपन का सेक्शन 194 आई है। ये क्या बात करता है, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आइए को आइए को कैसे याद रखो, इमूवेबल आना जाना, मतलब ये ऐसी एसेट है जो आती जाती रहती है। तो टाइम ऑफ डिडक्शन पेमेंट 1% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और 1% ऑफ कंसिडरेशन विच इज आइडेंटिफाइबल। ठीक है। अगर 50,000 से ज्यादा अगर आपने परचेज करा इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपको टीडीएस काट के चलना पड़ेगा। ये टीडीएस इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात चल रही है, लेकिन अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर एग्रीकल्चर लैंड है, तो एग्रीकल्चर लैंड को देखो, वो भी रूरल एरिया वाली, उसको इनकम टैक्स में सब जगह एग्जाम कर रखा है, तो यहाँ भी एग्जाम है, तो अ, इसके ऊपर भी टीडीएस काट के नहीं चलना। लेकिन कुछ केस है जहाँ पे एक से ज्यादा ट्रांसफर या फिर ट्रांसफर किया है, और जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो एग्रीगेट में मिल रहा है, तो आप कंसिडरेशन के अंदर क्या क्या रखोगे, नेचर ऑफ क्लब मेंबरशिप फीस, अगर उसके लिए कोई कार पार्किंग फीस है, इलेक्ट्रिसिटी हुई, वाटर फैसिलिटी फीस हुई, मेंटेन फीस हुई, ये सब आपको इंक्लूड करके चेक करना है 50,000 का amount। ठीक है। उसके बाद आता है अपन का सेक्शन 194 आई बी। 194 आई बी क्या बात करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे ली है, रेंट पेड ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेट ऑफ टीडीएस कितना है, 2%, और लिमिट कितनी है, रेंट एक्सीड अगर कर रहा है 50,000 को पर मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ। टाइम ऑफ डिडक्शन क्या, लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर या फिर लास्ट मंथ ऑफ फाइनेंस या फिर प्रॉपर्टी विद। ये किस किस के ऊपर एप्लीकेबल, इंडिविजुअल एचयूएफ अदर देन जिसका टर्नओवर 1 करोड़ और 50 लाख वाली लिमिट, तो ये जो इंडिविजुअल एचयूएफ को डिडक्ट नहीं करना होता टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आई। ये सर, तो ये जो इंडिविजुअल एचयूएफ होते हैं वो 194 आई की जगह 194 आई बी में काटते हैं, आई के अंदर बड़े लोग काटते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है अपन का टीडीएस का अमाउंट, टीडीएस का अमाउंट एक्सीड नहीं करना चाहिए लास्ट मंथ के रेंट को। ठीक है। उसके बाद में आता है सेक्शन अपन का 194 जे। वो जे से अपन कैसे याद रखोगे, जानी दुश्मन। जानी दुश्मन कौन है, टीडीएस और प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। तो प्रोफेशनल की अगर आपने सर्विसेज अवेल करी है, तो ये 194 जे के अंदर आपको स्टार्ट से चलना पड़ता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी पेमेंट कवर होती है, प्रोफेशनल सर्विसेज की, टेक्निकल सर्विसेज की, रॉयल्टी की, कॉल सेंटर की सर्विसेज। ये इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, नॉन कम्प्लीट फीस के ऊपर क्वेश्चन आता है, रेमुनेशन ऑफ डायरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आता है 194 जे के लिए। लिमिट क्या है, अगर आपने 50,000 ज्यादा एग्रीगेट पर ईयर आपको चेक करना है, कोई एग्जामेशन की लिमिट नहीं मिलेगी। अगर रेमुनेशन दिया है ना, अगर आपने डायरेक्ट को, तो ये 50,000 वाली लिमिट आपको चेक नहीं करनी, तो ये एक अच्छा एडजस्टमेंट है, और इसके ऊपर ऐसी क्वेश्चन पूछती है। ठीक है। इंडिविजुअल एचएफ ने अगर टीडीएस डिडक्ट करा है, ओनली इफ अगर बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी जिसका बिजनेस का जो टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा, प्रोफेशनल केस में 50 लाख से ज्यादा है, तो रेट ऑफ पीडीएस क्या होगा, 10% का रेट लगेगा अगर प्रोफेशनल सर्विसेज है, नॉन कम्पीट फीस है, रॉयल्टी है, रेमुनेशन टू डायरेक्टर है, मल्टीपल बिजनेस इंक्लूडिंग कॉल सेंटर सर्विसेज है। और 2% का टीडीएस कब लगेगा, अगर वो टेक्निकल सर्विस है, रॉयल्टी का केस है, इन नेचर ऑफ कंसिडरेशन कोई सेल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, एग्जीबिशन का, सिनेमाटोग्राफी फिल्म का, और एसएससी एंगेज है इन द बिजनेस ऑफ कॉल सेंटर सर्विसेज। तो जो मैंने कॉल सेंटर सर्विसेज वाला बताया ना, यहाँ पे 2% टीडीएस कटेगा, 10% टीडीएस नहीं कटेगा। तो ये वाले जो नोट्स है, ये एक बार वापस और अच्छे से पढ़ना आप, वरना एक बार वीडियो पॉज करके एक बार देखो कि 10% और 2% टीडीएस कहाँ पे कटेगा, बिकॉज सब कुछ सही आते हुए गलत करके हो, ये मैं नहीं चाहता। ठीक है। उसके बाद आता है अपन का सेक्शन 194 एल ए। एल ए कैसे याद रखोगे, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड।
अगर आप गवर्नमेंट ने अगर आपको कंपनसेशन पे करा है फॉर एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो मतलब जबरदस्ती अगर आप पे प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं तो एलए, एलए मतलब कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड। ठीक है, तो वो कब आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट टीडीएस कितना, 10%। अगर ये एक्सीड करना चाहिए 5 लाख, जो कंपनसेशन का पेमेंट करा है गवर्नमेंट ने आपको, तो 5 लाख से ज्यादा होना चाहिए, तो आपके ऊपर टीडीएस काट के चलेंगे। उसके बाद आता है अपन का सेक्शन 194M। 194M क्या बात करता है? कॉन्ट्रैक्टर को अपन ने पेमेंट करी है, प्रोफेशनल पेमेंट करी है, कमीशन की पेमेंट करी है, तो टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? टीडीएस अंडर 194C भी नहीं कटेगा, जे भी नहीं कट रहा, एच भी नहीं लग रहा। और देन जो इंडिविजुअल एचएफ है, जिसका ये जो बड़ा आदमी 1 करोड़ से ज्यादा उसका बिजनेस प्रोफेशन केस में 50 लाख, तो टीडीएस नॉन सब्जेक्ट टू डिडक्टिबल अंडर सेक्शन 194G, J, H। तो अगर इन जगह अगर आप कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट कर रहे हो और ये कोई भी जगह कवर नहीं हो रहा, तो वो 194M कवर करता है। तो और इसकी लिमिट क्या है कि वो एक्सीड करना चाहिए 50 लाख को। ठीक है, उसके बाद में आता है अपन का एक और है अपने 194N। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है 194N क्या बोलता है कि टीडीएस ऑन कैश विड्रॉवल। तो टीडीएस अपन पे कर रहा है ऑन कैश विड्रॉवल, तो कौन डिडक्ट करेगा? टीडीएस। तो रेट ऑफ टीडीएस, तो जो बैंक हुए, पोस्ट ऑफिस हुए, कोऑपरेटिव बैंक हुए, तो ये डिडक्ट करते हैं टीडीएस। रेट ऑफ टीडीएस क्या है? 2% ऑन द अमाउंट, अगर वो एक्सीड करना है 1 करोड़ रुपए को। जैसे ही आप बैंक से पैसा निकालोगे 1 करोड़ से ज्यादा, बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, कोऑपरेटिव बैंक से 1 करोड़ से ज्यादा रुपए निकालोगे, तो आपको 2% टीडीएस काट के चलना है। लेकिन अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हो मोर देन 1 CR इन एग्रीगेट फ्रॉम वन और मोर बैंक अकाउंट ऑफ बैंक, तो अगर कैश विड्रॉल फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक से, तो टीडीएस इफ अमाउंट एक्सीड 3 करोड़। ठीक है, लेकिन रिसिपेंट ने अगर आईटी रिटर्न नहीं फर्निश करी पिछले 3 साल के अंदर, तो जैसे ही वो 2 लाख 20 लाख से ज्यादा अगर वो निकालेगा, तो उसको 2% टीडीएस काट के चलना पड़ेगा। और अगर उसने 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ करा, तो 5% जो बैंक है वो टीडीएस काट के चलेगी। तो इसके ऊपर एमसीक्यू आता है कि थोड़ा तो ऐसे बता दें कि उसने फर्निश जो फर्निश कर रखा है, तो उसके ऊपर कितना कटेगा? 2% 1 करोड़ से ऊपर जाएगा। लेकिन उसने जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग करी पिछले 3 साल के ऊपर, तो इसके ऊपर केस स्टडी बन जाती है। तो केस स्टडी टाइम में ध्यान रखना इसको सॉल्व करते हो कि अगर पैन फर्निश नहीं करा तो मेरे को 20 लाख वाली लिमिट देखनी है, पैन फर्निश कर दिया तो 1 करोड़ वाली लिमिट देखनी है। तो ऐसे दिमाग में रखना। उसके बाद आता है 194P। वह पी क्या बात करता है कि इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन एग्जाम्पशन है फ्रॉम फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन अगर उन्होंने कंप्लीट कर ली एज ऑफ 75 ईयर्स, या फिर जो उनकी इनकम है फ्रॉम पेंशन, या फिर उनके पास कोई एनी अदर इनकम नहीं है पेंशन और इंटरेस्ट के सिवाय, तो जो इनकम आई बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, तो हाँ, उनको लाइक उनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। और या फिर उन्होंने डिक्लेरेशन फाइल कर दी स्पेसिफाइड बैंक को, तो इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करेगा कौन? जो स्पेसिफाइड बैंक है, तो वो टीडीएस डिडक्ट करेगी। लिमिट क्या है? जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो अपन ने पढ़ी थी, और वो भी कौन सी? आफ्टर चैप्टर 6A की डिडक्शन और डिबेट लेने के बाद में। उसके बाद आता है 194Q। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, 194Q क्या बोलता है? आपको टीडीएस डिडक्ट करना है ऑन पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच इज अर्लियर। रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा? आपको 0.1% ऑफ सम एग्रीगेट, अगर 50 लाख से ज्यादा अगर आप परचेज कर रहे हो गुड्स, तो आपको 0.1% का टीडीएस काट के चलना पड़ेगा। देखो, 1.1% से गवर्नमेंट को कुछ नहीं होने वाला। ये सेक्शन इसलिए लेके आई थी गवर्नमेंट, ताकि वो ट्रैक कर सके कि कितना गुड्स खरीदा गया है। ठीक है, ये खाली नजर रखने के लिए इस सेक्शन को लेकर आए थे, वरना 0.1% से गवर्नमेंट को कुछ भी फायदा नहीं होता। बस खाली ये स्क्रूटनी करने के काम आता है कि कितना परचेज करोगे उसमें, तो टीडीएस काट के मिल रहा है, तो गवर्नमेंट की नजरों में रहता है। तो एग्रीगेट वैल्यू अगर परचेज करिए, अगर वो एक्सीड करिए 50 लाख, तो आपको 0.1% से टीडीएस काट के चलना पड़ता है। लेकिन अगर आपने पैन फर्निश नहीं करा, तो 5% से टीडीएस काट के चलना पड़ता है। तो कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा? बायर। अगर उसका ये जो बड़ा आदमी है, अगर हु शुड डिडक्ट टीडीएस? जो बायर है, अगर उसका टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल के ईयर के अंदर उसका बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हुआ, यहाँ पे वो 1 करोड़ वाली गलती मत करना, यहाँ पे 10 करोड़ की लिमिट है, 10 करोड़ से अगर ज्यादा हो रही है तब जाके टीडीएस काटेगा। ठीक है, और नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस। टीडीएस डिडक्टेड अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन अंडर सेक्शन 10। सैलरी इज अ पर्सन हु इज whose income is exempt।
उसके बाद में आता है अपन का सेक्शन 194 आर। ये भी इंपॉर्टेंट है। आर फॉर अपन का जो अपन का परक्यूसेट होता है, परक्यूसेट का आर ले लो। मतलब परक्यूसेट का आर उठा लो तो 194 आर अपन का परक्यूसेट, इसको रॉयल्टी में समझना, जो आर अपन का परक्यूसेट का आर है। ठीक है। उसके बाद में कौन टीडीएस डिडक्ट है? कोई भी पर्सन जो प्रोवाइड कर रहा है परक्यूसेट ऑफ बेनिफिट्स जो अराइज हो रहे हैं फ्रॉम बिजनेस या फिर प्रोफेशन, या फिर जो कन्वर्ट कर रहा है इनटू मनी और नॉट। तो टीडीएस का रेट क्या रहेगा? 10% का ऑन वैल्यू या फिर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट। अगर वो इन काइंड जो परक्यूसेट है अगर वो आपको काइंड में मिल रहा है, तो जो बिफोर प्रोवाइडिंग द बेनिफिट्स ऑफ परक्यूसेट इंश्योर करेंगे कि टैक्स पे हो गया है, टीडीएस का एप्लीकेबल नहीं होगा। वो जो पर्क मिला है अगर उसकी वैल्यू 20,000 से कम है, जो परसेंटेज आपको मिले अगर उसकी वैल्यू 20,000 से कम है, तो आपको टीडीएस काट के टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। और जो इंडिविजुअल जो अगर वो बड़े आदमी, मतलब उसके जो बिजनेस का जो टर्न 100 लाख से 1 करोड़ से कम है, प्रोफेशन का 50 लाख से कम है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। अगर आपने सेल्स डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट दिया, रिपीट दिया, बोनस इशू करे, राइट शेयर दिए, तो इसके ऊपर टीडीएस नहीं लगेंगे। ठीक है। टीडीएस कब लगेगा? अगर आपने इंसेंटिव दिए इन फॉर्म ऑफ कार, टीवी, कंप्यूटर, गोल्ड चेन, मोबाइल फोन, तो इसके ऊपर टीडीएस लगेगा। अगर आपने ट्रिप स्पॉन्सर करी है अपने एम्प्लॉय को, तो तब भी आप इसके ऊपर टीडीएस लगेगा। अगर आपने प्रोवाइड करी है फ्री टिकट कोई इवेंट के, लाइक आईपीएल के मैचेस की टिकट दे दी, तो इसके ऊपर भी टीडीएस लगेगा। अगर आपने फ्री मेडिकल सैंपल्स दे दिए मेडिकल प्रैक्टिशनर को, तो इसके ऊपर भी टीडीएस लगेगा। उसके बाद आता है अपन के सेक्शन 194 टी। 194 टी, ये क्या सेक्शन बोलता है कि टी फॉर अपन के जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स ये है जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसके ऊपर ये लगता है, या एलएलपी और जो पार्टनरशिप फर्म होती है, तो टीडीएस काटना पड़ता है। जो रेमुनेशन या फिर अपन जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट देते हैं, तो कौन डिडक्ट करता है? कोई भी फर्म डिडक्ट करेगी 10%। अगर जो एग्रीगेट जो रेमुनेशन या फिर इंटरेस्ट अगर वो 20,000 से एक्सीड कर रहा है, तो आपको टीडीएस काट के चलना पड़ेगा। उसके बाद में अदर प्रोविजंस आते हैं, ये आपको लाइक कभी पेपर में टेस्ट कर लेते हैं। तो मान लो अगर आपने लेट फाइलिंग करी टीडीएस रिटर्न की, तो आपको लेट फीस की आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, 200 रुपये पर डे से, अंडर सेक्शन 234 ई। लेकिन ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट है ना, जो आपने लेट फाइलिंग करी है, तो ये आपके टीडीएस अमाउंट से एक्सीड नहीं कर सकती। ठीक है। अगर आपने फेलियर कर दिया डायरेक्ट टीडीएस, या फिर अगर आपने आपने डिपॉजिट नहीं करा, तो अगर आपने फेलियर कर दिया टीडीएस डिडक्ट करने के अंदर, तो आपको 1% ऑफ पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आपको सिंपल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन आपने टीडीएस का काट तो दिया, लेकिन आपने डिपॉजिट नहीं करा, तो आपको 1.5% से पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आपको टीडीएस डिडक्ट करके चलना पड़े। ठीक है। तो आई होप आपको पूरा पूरा हाँ, सीरियस अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, और मैंने बता भी दिया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एंड जो जो हाईलाइट करें एक बार अच्छे से पढ़ना सब कुछ। एंड मैंने पूरी ये पीडीएफ में मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा, एंड जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर से मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे। और ऐसा ही मैं टीडीएस का भी अपलोड कर दूंगा, तो अगर आपको टीसीएस का भी चाहिए, तो मैं अपलोड कर दूंगा थीसिस का भी। एंड जैसा मेरा काम है, मैं सारे एडजस्टमेंट सब कुछ उठा के लेके आता हूँ नोट के अंदर। तो आप कोई भी सेक्शन उठाओगे ना, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बना मिलेगा। जो जो मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन बताया, इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कैसे बनाए, वो सब मैंने लिख लिख के दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये सब आप देख लेना एंड नोट्स अच्छे से पढ़ना। एंड थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया तो कमेंट करके जरूर से जाना है। ओके, बाय बाय गाइस।